नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हिंदी ऐच्छिक पाठ्यक्रम 3 से संबंधित इस कार्यक्रम में साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विधा उपन्यास पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, उपन्यास साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रिय विधा है और इस विधा का साहित्य में सबसे ज़्यादा महत्व है। इसका कारण यह भी है कि यह विधा रोचक, मनोरंजक और उपयोगी है। उपन्यास पर चर्चा करने से पहले हम इस बात को भी जानें कि साहित्य की विधाओं में जो मुख्य उद्देश्य है वह है समाज का चित्रण। हम ये जानते हैं कि हमारे देश में साहित्य की एक लंबी परंपरा मिलती है और इस लंबी परंपरा में एक युग ऐसा था जहां पद्य की महिमा थी या पद्य का ही मुख्य आधार, साहित्य का मुख्य आधार पद ही था। और इस प्रकार जितने भी साहित्य उस दौर में रचे गए वो पद्य में रचे गए, काव्य में रचे गए। और एक दौर महाकाव्य का आया। महाकाव्य में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विषय वस्तु को रखा जाता था और महाकाव्य में जीवन का पूरा विस्तार होता था। हम जानते हैं हमारे यहाँ संस्कृत महाकाव्य में रामायण और महाभारत 2 बहुत बड़े महाकाव्य रचे गए। इसी प्रकार विश्व के अन्य देशों में भी महाकाव्य की रचनाएं हुई, लेकिन महाकाव्य का क्षेत्र एक हम ये ऐसा भी कह सकते हैं कि उसका एक अपना समय था और उसके अनुसार उसकी विषय वस्तु और उसका क्षेत्र भी एक दायरे में था। 19वीं शताब्दी में साहित्य के क्षेत्र में एक नया दौर आया और उपन्यास का आगमन हुआ। भारत में उपन्यास का आगमन पश्चिम से ही हुआ। पश्चिम में इस प्रकार की रचना हुई और वहां से यह विधा हमारे देश में आई। हम ये देखते हैं कि जहां पर महाकाव्य का अंत होता है और वहीं पर उपन्यास की शुरुआत होती है। प्रारंभ में हमारे देश में उपन्यास जो रचे गए वह मुख्यतः अनुवाद से संबंधित थे और बांग्ला में इसका सबसे पहला उदाहरण मिलता है। उपन्यास एक सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण विधा के रूप में हमारे सामने उभर कर आता है और इसमें हम ये देखते हैं कि इसकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जाती है। उपन्यास शब्द का अर्थ है उप और न्यास से यह शब्द बना है। उपसर्ग का अर्थ होता है सामने या समीप। न्यास का अर्थ होता है धरोहर और रखना। एक लेखक अपने जीवन एवं समाज में जो आसपास में देखता है उसे अपने कल्पना का रंग देकर उसे कथा का रूप देता है और इस प्रकार उपन्यास की रचना होती है। उपन्यास में आधुनिक जीवन को यथार्थ रूप में और बहुत नजदीक से देखने की कोशिश होती है। उपन्यास के बारे में केवल एक परिभाषा नहीं है। जैसा कि यूरोप में भी इस विधा से संबंधित बहुत सी परिभाषाएं हैं, उसी तरह से अपने देश में भी विद्वानों ने इसके लिए कई तरह की परिभाषाएं दी। हम ये सब जानते हैं कि उपन्यास के क्षेत्र में हमारे देश में हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा नाम, सबसे ऊंचा नाम मुंशी प्रेमचंद का है और उनके द्वारा उपन्यास के लिए यह कहा गया
कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूं। मानव जीवन पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। तो इस प्रकार उपन्यास के लिए यह कहा गया कि जीवन में जो कुछ घटित होता है उसे लेकर एक रचनाकार रचना करता है और जीवन से जुड़े जितने भी प्रश्न होते हैं उसको लाने की कोशिश करता है। अब हम ये जानें कि उपन्यास विधा आखिर किस तरह के विधा हैं। हम जानते हैं पद्य, काव्य और गद्य। तो गद्य में जो जितनी प्रकार की विधाएं हैं उनमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध आदि कई विधाएं हैं। अब हम उपन्यास और कहानी में अंतर करके इसे और स्पष्ट रूप से समझने का प्रयत्न करेंगे। उपन्यास और कहानी के लिए किसी कथा का होना बहुत जरूरी है। किसी कथा को लेकर ही, आधार बनाकर ही उपन्यास या कहानी की रचना की जाती है। अब उपन्यास और कहानी में क्या अंतर होता है, इसे हम जानेंगे। कहानी में जहां जीवन के किसी एक पक्ष को, एक अनुभव को या एक घटना को आधार बनाया जाता है, वहीं उपन्यास में एक विस्तृत फलक पर पूरे जीवन को प्रस्तुत करने का प्रयास होता है। उपन्यास में लेखक के लिए एक विस्तृत क्षेत्र होता है जिससे वह जिन उद्देश्यों को लेकर वह रचना करता है उसको विस्तार देता है और अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। कहानी में रचनाकार किसी एक उद्देश्य, एक अनुभव को लेकर वो बात कहना चाहता है। इस प्रकार हम देखें तो इन्हीं तत्वों से दोनों में विशेष अंतर आता है। जहां कहानी में एक पात्र या एक घटना, एक अनुभव होता है, वहीं पर उपन्यास में मुख्य पात्र भले ही एक हो, लेकिन उसके साथ उसकी सहायता के लिए, कथा को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न पात्रों की, विभिन्न घटनाओं की रचना की जाती है। रचनाकार मुख्य पात्र के साथ बहुत सारे पात्र जोड़ता जाता है और इस प्रकार हम ये देखेंगे कि कहानी जहां थोड़े समय में एक बैठक में पढ़कर समाप्त की जा सकती है, वहां उपन्यास को हम एक बैठक में नहीं पढ़ सकते हैं। उपन्यास पढ़ने के लिए हमें ज्यादा समय की जरूरत होती है। कहानी हम थोड़े समय में पढ़कर उस कहानी को पूरा कर सकते हैं, लेखक के उद्देश्य को जान सकते हैं, लेकिन उपन्यास को पढ़ने के लिए समय की जरूरत होती है और थोड़ा सा अंश पढ़कर हम उसे रख भी सकते हैं, फिर उसका अध्ययन कर सकते हैं और इस प्रकार पूरा समय देकर हम किसी उपन्यास को पढ़ सकते हैं और तब जाकर हमें लेखक के उद्देश्य के बारे में पता चल सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं प्रेमचंद के ही निर्मला उपन्यास और उनकी कहानी पूस की रात से इसकी तुलना करेंगे। पूस की रात कहानी में जहां लेखक ने हल्कू नामक मुख्य पात्र को लेकर उस कहानी की रचना की है, वहीं निर्मला उपन्यास में भी निर्मला मुख्य पात्र है, लेकिन जहां कहानी पूस की रात में लेखक ने मुख्य चरित्र हल्कू के जो आधार बनाया है हल्कू के लिए, वह है उसका कर्ज लेना। वो कर्ज से दबा हुआ है और इस प्रकार उसकी चिंता है, उसकी समस्या यह है कि वह किस प्रकार इस कर्ज को दूर करे
और इसके लिए वो मेहनत करता है और पूस की रात में अपने खेत की रखवाली के लिए रात को अत्यधिक ठंड में सोने के लिए खेत पर ही रहता है ताकि जानवर उसके खेत को नष्ट ना कर दें। अब यहाँ पर लेखक ने इसी घटना को लिया है और जिस प्रकार हल्कू के उस रात की घटना में किस प्रकार वह ठंड से एक तरफ उसकी चिंता है कि किस प्रकार वह अपने खेत को बचा ले जानवरों से और उसकी फसल बच जाए जिससे कि वो अपने कर्ज को दूर कर सके, उसी प्रकार उसके अंदर एक भावना बार बार उठ रही है कि उसकी चिंता है कि वो कर्ज को दूर, लेकिन दूसरी तरफ ठंड के कारण उसका शरीर सिकुड़ा जा रहा है, वो ठंड से व्याकुल है और इस कारण वह चारपाई पर सिकुड़कर कंबल ओढ़कर सो जाता है और वह उठकर दौड़कर इतनी कोशिश भी नहीं कर पाता कि वो अपने खेत की रखवाली कर ले। जानवर आते हैं और उसे चर जाते हैं। तो ये छोटी सी घटना, एक रात की घटना को लेखक ने एक कहानी का रूप दिया है और उसमें उसका मुख्य उद्देश्य है कर्ज से दबा हुआ एक किसान और उसकी चिंता, और इसी को वो दर्शाना चाहता है। एक सीटिंग में हम एक बैठक में बैठकर हम इस कहानी को पढ़ लेते हैं और लेखक के उद्देश्य को जान लेते हैं, उसकी चिंता को जान लेते हैं। इसके साथ ही जो समस्या लेखक ने उठाई है उसे भी हम पढ़कर समझ लेते हैं। अब इस कहानी में एक पात्र है, उसके एक रात की घटना है और उसका ताना बाना, कहानी का ताना बाना इसी के आधार पर लेखक ने रचा है। दूसरी ओर निर्मला उपन्यास की नायिका निर्मला है, लेकिन इस उपन्यास में लेखक ने उसके पूरे जीवन को प्रस्तुत किया है। कहानी की रचना में जहां पर अनेक पात्र आते हैं, उपन्यास में अनेक पात्र आते हैं। निर्मला में भी उपन्यास का रूप देने के लिए लेखक ने अनेकों पात्रों की रचना की है और ये पात्र बार बार आते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने मुख्य रूप से यह अंतर देखा कि उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है और किस प्रकार उपन्यास का क्षेत्र विस्तृत होता है, कहानी का सीमित। अब हम ये देखेंगे कि किसी भी रचना, उपन्यास या कहानी के लिए कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से कथा वस्तु कहानी या उपन्यास का एक अंग होता है, पात्र उसका दूसरा अंग है, शैली जिस रूप में किस प्रकार लेखक लिखता है यह तीसरा अंग है, देश काल या परिवेश, किस परिवेश में, किस स्थान पर, किस स्थान में चरित्र है, पात्र है, उसके आसपास के वातावरण को लेकर वो रचता है और इस प्रकार ये तीसरा अंग है कहानी और उपन्यास का। और चौथा अंग संवाद और भाषा। कहानी में, उपन्यास में जितने पात्र होते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, उनकी भाषा कैसी होती है, समय के अनुसार, स्थान के अनुसार उनकी भाषा में परिवर्तन आता है और इस प्रकार उनकी बातचीत से कहीं कहानी आगे बढ़ती है। और इस प्रकार हम ये भी जान सकते हैं कि वो किस क्षेत्र विशेष का है, या ग्रामीण है या शहर का पात्र है, उसकी भाषा कैसी है। तो लेखक इन सब बातों का ध्यान रखता है। और अंतिम जो मुख्य अंग है किसी कहानी या उपन्यास का, वह है उद्देश्य। कोई भी रचनाकार जब कोई रचना करता है तो उसके जहन में, उसके दिमाग में कोई ना कोई उद्देश्य होता है। यूं ही कोई रचनाकार कोई रचना नहीं लिख देता है, वह किसी उद्देश्य के लिए लिखता है। वो क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, वो अपने लेखन द्वारा, अपनी कहानी द्वारा या अपने उपन्यास द्वारा वो पाठक तक क्या संदेश देना चाहता है। और इस प्रकार उसका कोई ना कोई एक मुख्य उद्देश्य होता है। और इस प्रकार हमने देखा कि कहानी या उपन्यास के 6 मुख्य तत्व होते हैं। तो मैं यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि उपन्यास कई दृष्टियों से उपन्यास में अंतर आ जाता है। विषय वस्तु की दृष्टि से, वर्णन शैली की दृष्टि से।
विषय वस्तु की दृष्टि से हम उपन्यास को कई भागों में बांट सकते हैं। ऐतिहासिक उपन्यास, पारिवारिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, पौराणिक उपन्यास। और वर्णन शैली की दृष्टि से घटना प्रधान, घटना प्रधान और भाव प्रधान उपन्यास, ये उपन्यास के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। अब हम उपन्यास के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी लें, विशेष रूप से हिंदी उपन्यास के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब उपन्यास विधा का इस देश में आगमन हुआ तो अनुवाद द्वारा ही इसकी शुरुआत हुई। बंगला में ज़्यादातर उपन्यास अनुवाद के द्वारा आए और उसका स्तर उस समय के अनुसार बहुत उत्कृष्ट कोटि का नहीं था, लेकिन उसकी शुरुआत वहाँ से होती है। हिंदी उपन्यास के बारे में चर्चा अगर हम करें तो हमें उपन्यास सम्राट को केंद्र में रखना होगा। और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को केंद्र में रखकर ही हम उपन्यास के इतिहास को, उपन्यास विधा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यास, प्रेमचंद और उनके योगिनी उपन्यास, और प्रेमचंद के बाद के उपन्यास। शुरू में जो उपन्यास लिखे गए, अर्थात प्रेमचंद से पूर्व जो उपन्यास लिखे गए, उन उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन था और वो उपन्यास पढ़कर पाठक आनंद उठाता था। और वो किस प्रकार का उपन्यास था, इसे हम जरा देखें। तिलस्मी, अयारी, ऐतिहासिक, जासूसी, इस प्रकार के उपन्यास पहले लिखे गए और इसमें विभिन्न प्रकार की कथाओं को जोड़कर इस प्रकार की रचनाएं की गई। अद्भुत घटनाओं से भरा होता था इस प्रकार का उपन्यास। और उस दौर के मुख्य लेखकों में देवकीनंद खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, हरे कृष्ण जौहर, रामलाल वर्मा, गोपाल राम गहमेरी, ये बड़े लोकप्रिय उपन्यासकार हुए। कुछ वर्ष पूर्व आपने ये भी देखा होगा कि टीवी पर चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता, इस तरह के उपन्यासों के सीरियल बने। और उस दौर में, जो आरंभिक दौर में हिंदी उपन्यास में जो इस प्रकार की रचनाएं हुई, ये बहुत लोकप्रिय हुई। देवकीनंद खत्री के जो उपन्यास चंद्रकांता संतति, किशोरीलाल गोस्वामी का तिलस्मी तथा यारी उपन्यास, हरे कृष्ण जौहर का कुसुम लाल, रामलाल वर्मा का पुतली महल, गोपाल राम गहमेरी का अद्भुत लाश, सरकती लाश, इस तरह के उपन्यास लिखे गए। इन विषयों को देखकर, इन नामों को सुनकर ही आपको ऐसा लगेगा कि ये किस तरह के उपन्यास थे। घटना प्रधान होते थे, इसमें उत्सुकता बनी रहती थी, मुख्य पात्र या अन्य पात्र कभी जंगल में, कहीं महल में, और विचित्र विचित्र घटनाओं से भरपूर उस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन होता था। पाठक पढ़कर ऐसा महसूस करता था कि कहीं वो कभी जंगल में है, कहीं वो कहीं महल में है, और विचित्र विचित्र की घटनाएं होती हैं। कभी अचानक सांप सामने आ जाता है, कभी हाथियों का झुंड आ जाता है। तो इस प्रकार विचित्र तरह के घटनाओं से भरपूर इन उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन ही था। और एक दौर आता है जब इस तरह के उपन्यास बहुत लिखे गए और जनता इसे पढ़कर आनंद उठाती थी। प्रेमचंद के आगमन से उपन्यास विधा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया और प्रेमचंद ने उपन्यास को एक नया आयाम दिया। और जिन उद्देश्यों को लेकर देवकीनंद खत्री आदि ने जो उपन्यास लिखे, उसमें एकदम से एक नया परिवर्तन आता है। और यह परिवर्तन इस रूप में आता है कि मुंशी प्रेमचंद ने समाज से जुड़े उन पात्रों को लिया, उन समस्याओं को लिया जिससे हमारा सीधा संबंध जुड़ता है। समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर उन्होंने उपन्यास की रचना की। और इस प्रकार जहां पहले के उपन्यास में कल्पना प्रधान थी, वहां अब यथार्थ का स्थान आ जाता है। कहानी में, उपन्यास की कहानी में जो पात्र होते हैं
वो वास्तविक पात्र के रूप में हम दिखाई देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़कर आप ऐसा महसूस करें कि शायद वो स्वयं ही एक पात्र हो। तो इस प्रकार इस युग में, प्रेमचंद युग में, प्रेमचंद ने जिस प्रकार के उपन्यास लिखे वो जीवन से जुड़ गए, जीवन की समस्याओं से जुड़ गए, और इस प्रकार उनकी रचनाओं में यथार्थ का प्रमुख स्थान हो गया। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात जुड़ी, और वह थी आदर्श की। कोई भी लेखक किसी उद्देश्य को लेकर रचना करता है, उसका कोई उद्देश्य होता है, लेकिन इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए जिस कथा की वो रचना करता है, जिस कथानक को वो चुनता है, उसमें वह अब जीवन के यथार्थ से जुड़कर, जीवन की समस्याओं से जुड़कर और नित्य दिन आए परिवार से जुड़कर, चाहे वो मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, इन समस्याओं को लेकर कथा की रचना की गई। प्रेमचंद ने केवल समाज में जो देखा, जो समझा, उन्हीं को लेकर यथार्थ रूप में नहीं प्रस्तुत कर दिया, बल्कि समाज में जो समस्याएं हैं, जीवन में जो समस्याएं हैं, उसका आदर्श रूप कैसा हो, इसका भी उन्होंने ध्यान रखा। और इस प्रकार उनकी रचनाओं में यथार्थ और आदर्श का मेल देखने को मिलता है। सामाजिक कुरीतियां, राष्ट्रीय भावना, ग्रामीण जीवन की समस्याएं, किसान, नेता, उपदेशक, राजा, रंग, स्त्री, पुरुष, इन सबों से जुड़कर उन्होंने जो रचनाएं की, उसमें उन्होंने मुख्य मुख्य समस्याओं को उठाया। भारतीय समाज में स्त्री से संबंधित समस्याएं किस प्रकार की हैं, जो सामाजिक व्यवस्था हमारी है, उसमें स्त्री का क्या स्थान है, उसे कैसा होना चाहिए, उसे समाज में सम्मान मिलना चाहिए, परिवार में समाज मिलना चाहिए, इन सब बातों को लेकर उन्होंने रचनाएं की। किसान जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं, समाज में विभिन्न वर्गों से संबंधित जो समस्याएं हैं, किस प्रकार पात्र विभिन्न समस्याओं से जुड़ा हुआ है और किस प्रकार वह मानसिक, आर्थिक, शारीरिक परेशानियों से गुजरता है, उस सबको बहुत गहराई से उन्होंने देखा, समझा और उसे अपने रचनाओं में स्थान दिया। जिस समय प्रेमचंद ने लेखनी उठाई, उस समय हमें जानते हैं कि देश गुलाम था और एक तरफ राजनीतिक घटनाएं घट रही थी। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो आंदोलन छेड़ रखा था, उसे लेकर, उन उद्देश्यों को लेकर भी प्रेमचंद ने रचनाएं की। तो एक तरफ राष्ट्रीय भावना, दूसरी तरफ सामाजिक चेतना, ये सारी बातें प्रेमचंद के रचनाओं का मुख्य आधार बना और इस प्रकार उपन्यास के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। प्रेमचंद की पहली रचना 1907 में प्रेमा का आगमन होता है। उसके बाद लगातार उन्होंने उपन्यासों की रचनाएं की। 1918 में सेवा सदन, 1920 में वरदान, 1922 में प्रेमासरम, 1925 में रंगभूमि, 1926 में निर्मला, 1927 में गवन, 1931 में कर्मभूमि, 1932 में गोदान, 1936 में मंगलसूत्र, जो कि अधूरा था। तो इस प्रकार उन्होंने इतने सारे उपन्यासों की रचनाएं की और अगर आप ध्यान से देखें, अगर इसका अध्ययन करें, तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि किस प्रकार इन उपन्यासों में उन्होंने विभिन्न समस्याओं को लिया है। कर्मभूमि में जहां उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को स्थान दिया, वहीं निर्मला, गवन और रंगभूमि में सामाजिक समस्याओं को जोड़ा। इस दौर के अन्य उपन्यासकारों ने भी समाज के यथार्थ से जुड़कर रचनाएं की। उनमें विशेष रूप से विश्वेश्वर नाथ शर्मा, जिनकी रचना थी भिखारिनी मां, पांडे शर्मा उग्र, बुधवा की बेटी, चतुरचंद शास्त्री हृदय की प्यास, शियाराम शरण गुप्त, गोद, अंतिम आकांक्षा।
इन रचनाकारों ने भी समाज के यथार्थ को, समाज की समस्याओं को लेकर रचनाएं की गई। इसके बाद का दौर जयशंकर प्रसाद का आता है। जयशंकर प्रसाद ने यद्यपि उपन्यास के क्षेत्र में लेखन किया, लेकिन उनके उपन्यासों में मानव मन का विश्लेषण मुख्य रूप से आया। कंकार और तितली उनकी महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने मानव मन को स्थान दिया। और प्रेमचंद के बाद मानव मन को आधार बनाकर जिन रचनाकारों ने लिखा, उनमें जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी अज्ञे प्रमुख हैं। आपने नाम सुना होगा, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी जैनेन्द्र के महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इलाचंद्र जोशी का निर्वासित, जहाज का पंछी महत्वपूर्ण उपन्यास है। और अज्ञे की शेखर एक जीवनी एक अलग तरह का उपन्यास है। 1947 के बाद उपन्यास के क्षेत्र में एक और परिवर्तन आता है, और यह परिवर्तन, जैसा कि प्रेमचंद ने अपने लेखनी में, अपने लेखों में इस बात का उल्लेख करते हैं कि आने वाले दौर में हो सकता है कि उपन्यास का क्षेत्र और विस्तृत होगा। इसका परिणाम भी हम आगे देखते हैं कि उपन्यास के क्षेत्र में एक नया युग जुड़ता है, और वह था आंचलिक उपन्यासों का। अंचल से जुड़कर, क्षेत्र विशेष से जुड़कर, क्षेत्र की समस्याओं से जुड़कर, क्षेत्र की भाषा का उपयोग कर, क्षेत्र के पूरे परिवेश को लेकर रचनाकारों ने रचनाएं की। और इन रचनाओं को पढ़कर आप यह स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि देश के किस क्षेत्र विशेष से जुड़कर यह रचनाएं की गई, क्योंकि उसमें पूरा परिवेश उसमें नजर आता है, जिसे हम आंचलिक उपन्यास कहते हैं। आंचलिक उपन्यासकारों में मुख्य नाम फणीश्वर नाथ रेणु, उदय शंकर भट्ट, रांगे राघव, राही मसूम राजा का आता है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना मैला आंचल और परती परी कथा अपने आप में एक आंचलिक उपन्यास का सुंदर उदाहरण है। उदय शंकर भट्ट ने सागर लहरें, रागी राघव ने कब तक पुकारूं, राही मसूम राजा ने आधा गांव की रचना की। इस दौर में कुछ ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए। राहुल संकीर्तन, सिंह सेनापति, यशपाल ने दिव्या, रांगे राघव ने मुर्दों का टीला उपन्यासों की रचना की। कुछ रचनाकारों ने ऐतिहासिकता को आधार बनाया, लेकिन उसके अंदर मानवतावादी विचारधारा भी देखने को मिलती है। इनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की भानुभट्ट की आत्मकथा और वृंदावन लाल वर्मा की विराट की पद्मिनी, अमृतलाल नागर का मानस का हंस और आचार्य चतुर सिंह शास्त्री का सोमनाथ और गोली महत्वपूर्ण उपन्यास है। साहित्य के क्षेत्र में समय के अनुसार, या हम कहें राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति के अनुसार हर युग में एक परिवर्तन आता गया। यह परिवर्तन हम साहित्य की सभी विधाओं में देख सकते हैं, चाहे वह गद्य हो या पद्य हो। उपन्यास के क्षेत्र में भी निरंतर बदलाव आता रहा। अन्य पाठ्यक्रमों में आप भारतीय साहित्य से संबंधित जो बदलाव आया उसके बारे में जानेंगे। यहां हमारा सीधा संबंध हिंदी साहित्य से है। हिंदी साहित्य में जिस प्रकार अन्य विधाओं में निरंतर परिवर्तन आता रहा, उसी प्रकार उपन्यास के क्षेत्र में भी परिवर्तन का दौर चलता रहा है। आपने देखा, पहले के उपन्यास तिलस्मी अय्यारी थे, मनोरंजन उसका मुख्य उद्देश्य था। प्रेमचंद के आगमन से एक नए प्रकार के दौर की शुरुआत हुई, जिसमें जीवन से जुड़कर, जीवन की समस्याओं से जुड़कर उपन्यासों की रचना हुई। प्रेमचंद ने एक नए दौर की शुरुआत की। उसके बाद मानव मन से जुड़कर मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचनाएं हुई। इस प्रकार धीरे धीरे परिवर्तन आता गया। कई बार लेखकों ने ऐतिहासिकता को आधार बनाया, कई बार समाज में घट रही तत्कालीन समस्याओं को लिया, और इस प्रकार हर युग में एक नए दौर की शुरुआत होती है। और
साहित्य में भी उसे स्थान दिया जाता है। लेखकों ने हर युग में समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, समस्याओं को लेकर विभिन्न प्रकार की रचनाएं की। और आज जब हम एक सरसरी निगाह डालें, एक विहंगम दृष्टि डालें, तो हमें स्पष्ट नजर आएगा कि निरंतर साहित्य में परिवर्तन होता रहा है, साहित्यिक विधाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहा है, और आज भी वर्तमान समय में भी एक नए प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा है। और ये अचानक नहीं हुआ, या अचानक कोई भी साहित्य, कोई भी रचना यूं ही नहीं रची जाती है। इसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याएं और इन कारणों से जुड़कर ही लेखक कोई रचना करता है। वर्तमान समय में पिछले 2 दशक में पूरे भारतीय साहित्य में और हिंदी साहित्य में भी एक नए प्रकार का साहित्य देखने को मिलता है, जिसका विद्रोही तेवर देखकर इसे विद्रोही साहित्य की भी संज्ञा दी गई। और इस दौर के, वर्तमान समय के दौर के साहित्य में, चाहे उपन्यास का क्षेत्र हो, चाहे कहानी का क्षेत्र हो, या कविता का क्षेत्र हो, एक बहुत बड़े परिवर्तन को हम देख सकते हैं। प्रेमचंद ने जो आधार बनाया सामाजिक समस्याओं को लेकर, वह आधार और भी स्पष्ट रूप में, या जिसे कहें उग्र रूप में, या आप इसे इस रूप में देख सकते हैं कि समाज के उपेक्षित वर्ग से जुड़े पात्रों को लेकर प्रेमचंद ने रचनाएं की। समाज से उपेक्षित वर्ग के पात्रों को उन्होंने अपनी कथाओं में, कहानियों में, उपन्यासों में स्थान दिया। और इस प्रकार जो उपेक्षित वर्ग के पात्रों को जब उन्होंने लिया और उन्होंने यही कोशिश की, उन उपेक्षित वर्ग की समस्याओं से जुड़कर उन्होंने जो बातें रखी, उसका विस्तार हम आगे देखते हैं। और वर्तमान समय में हम एक बहुत बड़ा, बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन देखते हैं अपने भारतीय साहित्य में या हिंदी साहित्य में, कि उपेक्षित वर्ग के वे पात्र जो अब तक लेखकों के लिए एक पात्र थे, अब वो पात्र ही स्वयं लेखन के लिए सामने आते हैं। और यह विद्रोही साहित्य, जिसे हम आज कई नामों से जानते हैं, दलित साहित्य के नाम से जानते हैं, तो दलित साहित्य का लेखन भी उनके द्वारा हुआ, उनके द्वारा हो रहा है, जो अब तक या तो उपेक्षित पात्र थे या जिनको कम स्थान मिलता था। अब वो स्वयं उसने कलम उठा ली, और प्रेमचंद या उसके बाद, उनके बाद के लेखकों ने जो अनुभव के आधार पर लेखन किया, जिन समस्याओं को देखकर, सामाजिक समस्याओं को देखकर जिनको उन्होंने लिया, अब स्वयं वे पात्र जो अपना भोगा हुआ यथार्थ लेकर साहित्य की रचना करने लगे, यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। और इस दौर के जो दलित साहित्यकार हैं, उन्होंने भी उपन्यास के क्षेत्र में लेखन कार्य किया। दलित साहित्यकारों में जिन्होंने पहले पहल कलम उठाई उपन्यास विधा पर, उनमें प्रमुख नाम प्रेम कापाड़िया का है, जिनकी 2 रचनाएं ठंडी आग, मिट्टी की सौगंध। दूसरा नाम जयप्रकाश करदम का, जिन्होंने छप्पर नाम से उपन्यास की रचना की। तीसरा नाम नेमिष राय, जिनकी रचना क्या मुझे खरीदोगे। और इस प्रकार अन्य नामों में राम शिरोमणि होरिल, नदी के फूल, तथा सत्य प्रकाश, जिनकी रचना जस तस भई सबेर। और इस प्रकार पूरे भारतीय साहित्य में एक क्रांतिकारी दौर की शुरुआत हो गई है। और भोगे हुए यथार्थ को लेकर, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कविता हो,
रचनाकार अपनी रचनाएं कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि उपन्यास विधा के क्षेत्र में निरंतर एक बदलाव आता रहता है और यह बदलाव समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, इन कारणों से उसमें परिवर्तन आया और इसे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो उपन्यास के लिए या उपन्यास से संबंधित एक ऐतिहासिक क्रम को हम इस रूप में जान सकते हैं कि उपन्यास विधा क्या है, महाकाव्य से इसमें अंतर क्या है, और यह विधा हम सभी जानते हैं कि यूरोप से इस विधा की शुरुआत हुई और वहीं से हमारे देश में इस विधा का आगमन हुआ और इसकी लोकप्रियता बढ़ी। और इसकी लोकप्रियता किस रूप में बढ़ी? मनोरंजन से लेकर और उसके बाद सामाजिक समस्याओं से लेकर और वर्तमान समय तक, वर्तमान समय में जिन उद्देश्यों को लेकर रचनाएं की गई वो हमारे सामने ऐतिहासिक क्रम के रूप में है। प्रेमचंद की महत्वपूर्ण रचना निर्मला, जिसमें उन्होंने स्त्री जीवन से संबंधित मुद्दों को उठाया है और भारतीय समाज में दहेज प्रथा से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर उन्होंने इस उपन्यास की रचना की। निर्मला मुख्य पात्र है। किस प्रकार उसके विवाह से आरंभ होकर उसके जीवन में किन किन प्रकार की कठिनाइयां आती गई हैं, उन समस्याओं को जोड़कर इस पूरे उपन्यास की रचना की गई है। और निर्मला एक 16 वर्ष की लड़की का किस प्रकार अंत होता है और सामाजिक समस्या के कारण किस प्रकार वह दहेज प्रथा के कारण अनमेल विवाह की समस्या आती है और किस प्रकार एक एक कर उसके सामने उसके जीवन में समस्याएं आती हैं और अंत में निर्मला का अंत हो जाता है। तो प्रेमचंद की यह महत्वपूर्ण रचना, जिस वह आज भी प्रासंगिक है, आज भी हमारे समाज में यह समस्याएं हैं और जिस पे रचनाकार अपना उद्देश्य रखता है सामाजिक समस्याओं को, उससे जुड़कर इस प्रकार की रचना की गई। और प्रेमचंद का मुख्य उद्देश्य, इसमें उनका मुख्य उद्देश्य सार्थक होता है और निर्मला उपन्यास भले ही छोटा उपन्यास हो, लेकिन इस उपन्यास का अपना एक महत्व है, एक सामाजिक महत्व है, एक ऐतिहासिक महत्व है। हम आशा करते हैं कि इस चर्चा में आप उपन्यास विधा को आपको समझने में सुविधा हुई होगी और उसमें प्रेमचंद का क्या स्थान है, उपन्यास विधा के क्षेत्र में उनका क्या स्थान है, उसे भी आप स्पष्ट रूप से जान गए होंगे।